अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें हम देखेंगे लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या है। फिर हम लाइन ऑफ फोर्सेस का ताल्लुक देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ जो हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो शुरू करते हैं जी। आज हमारी पहली हम देखेंगे जो बात है, हम कंसीडर करेंगे एक मैस को जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा होती है और जो एक जिसको किससे जाहिर करेंगे, ग्रेविटी जी से, यानी फील्ड वेक्टर से जाहिर करेंगे। यानी समझ लो एक मैस है, अर्थ है, जो अर्थ की क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी और उसको हम किससे समझा रहे होंगे, जी से, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि एक वेक्टर से हम जी को समझाएंगे। ठीक है जनाब। तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनती हैं ये जरा समझ लेते हैं जी। तो आपके पास लाइंस ऑफ फोर्स क्या है कि वो जो सरफेस ऑफ मैस है, जो मैंने एक ह्यूज मैस लिया वहां से एक लाइन खींचूंगा और वो लाइन हर जगह पे उस सिंथ में होगी जिस सिंथ में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी जी की सिंथ में। तो इसका मतलब जो लाइंस जी के साथ साथ चलेगी सेम डायरेक्शन वाली होगी और उसको हम लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे। और ये कहां से कहां तक होगी ये हम देखेंगे, फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी, कि आप इसे बना सकते हो कहां से कहां, सरफेस से इंफिनिटी तक। तो ऐसी लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ फोर्स। बात समझ आ गई। अब अगर मैं एक सिंगल पॉइंट में डिस्कस करता हूं तो उसके लिए जो लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी और अल्टीमेटली वो भी कहां से कहां तक होगी, सरफेस ऑफ मैस से इंफिनिटी तक हम उनको देखेंगे। जैसे अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो जो हमारी फील्ड लाइंस हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, वो जमीन की सतह से लेकर कहां तक मानी जाती हैं, इंफिनिटी तक मानी जाती हैं। तो ये एक चीज समझी जाती है और ये लाइन सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल मैस की वजह से लाइंस आपकी स्ट्रेट आ रही हैं और हम इसे कहां से कहां तक मानेंगे, इंफिनिटी से उस सरफेस की सतह तक। अब ये लाइन ऑफ फोर्सेस हमें बताती क्या है, करती क्या है, ये हमें उस फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, ये हमें उस फील्ड का क्या बताएंगी, मैग्नीट्यूड किसका, यानी जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी हम कह लें जी से, जिसे हमने जाहिर किया हुआ है। कैसे, अब ये जो लाइनें हैं, अगर मैं इस लाइन पे क्या बनाता हूं, एक टेंजेंट बनाता हूं, तो ये जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट मुझे उस जी की, उस ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या बता रहा होगा, डायरेक्शन बता रहा होगा। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि लाइन ऑफ फोर्सेस पे टेंजेंट क्या बताएगा, तो आप कहेंगे उस फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन बताएगा इन दिस केस। फिर अगर हम कहें कि डेंसिटी ऑफ लाइंस, यानी इन लाइनों की जो तादाद है, और वो तादाद हमने किस में से देखनी है, यूनिट वॉल्यूम में से देखनी है, तो आप कहेंगे कि उस एक यूनिट वॉल्यूम में से जो लाइंस गुजर रही होंगी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड। अब आपके पास वॉल्यूम हम इतना स्मॉल कर लेते हैं कि वो एक पॉइंट आ जाता है, तो आपके पास एक पॉइंट में से गुजरने वाली जो लाइंस की तादाद होगी, दैट इज the density of lines that give the magnitude of vector field। बात समझ आ गई। तो टेंजेंट से क्या पता चलता है, डायरेक्शन, और डेंसिटी ऑफ लाइन से क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड। अब ये जो लाइंस होती हैं ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये सिंगल वैल्यू फंक्शन होता है, यानी हर गिवन पॉइंट पे इनकी बस एक ही वैल्यू होगी, यानी हर लाइन एक सर्टन पॉइंट पे एक सर्टन वैल्यू रखेगी। इसका क्या मतलब कि कोई सी दो लाइनों का सेम वैल्यू, सेम फंक्शन, सेम वैल्यू नहीं हो सकती किसी एक सर्टन पॉइंट पे। ठीक होगी बात। फिर आपके पास ये लाइंस रियल में नहीं होती, हमने जस्ट इमेजिनरी बनाया हुआ है कि ताकि हम फील्ड की प्रेजेंस को स्टडी कर सकें, हम फील्ड की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकें। तो ये चीज आपके पास लाइंस ऑफ फोर्सेस की आपने डेफिनेशन एक तरह से समझी, आपने उसका कि उसमें ये मैं बताती क्या है, डायरेक्शन बताएंगी, मैग्नीट्यूड बताएंगी। फिर हमने देखा डायरेक्शन किससे निकाली जाती है, फिर हमें पता चला मैग्नीट्यूड किससे निकाला जाता है। हमें यह भी पता चला कि लाइंस क्रॉस नहीं करती, फिर हमें यह भी पता चला कि लाइन हकीकत में नहीं होती। अब अगली चीज जो हमने इसी के साथ लेके चलना है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें बुनियादी मुद्दा तो ये होगा कि हम रिलेशन देखेंगे लाइंस का और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कल हमने पढ़ा था, तो एट द एंड हमारे पास आज ये हम चीज देखेंगे, मगर उसको समझने से पहले क्या समझना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे आप इस फिग में देख रहे हैं, अर्थ के राउंड में आपको लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। अब हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला V इज इक्वल माइनस जी एम ओवर आर। अब जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, आर रेडियल डिस्टेंस के साथ डिस्कस कर रहा है। तो आपके पास ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, अब हर पॉइंट के लिए आप इसे देख सकते हैं आर की वैल्यू के साथ। आर के साथ आप जो आर की वैल्यू रखोगे उस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा। जो अब आपके पास इसका मतलब एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जी एक्सिस पे अगर आर सेम लेते हो तो सारी जगहों पे पोटेंशियल सेम आएगा। तो अब अगर 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 आप उन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो तो क्या होगा कि आपके पास सेम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि आर सेम है, आर सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास वी सेम होगा। तो वो सिंगल वैल्यू फंक्शन जो होगा, जब आप उन सब को ज्वाइन कर देंगे तो उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, वो जो आपके पास सरफेस लाइन बनेगी दैट इज द इक्विपोटेंशियल लाइन कह लें। अगर वो टू डायमेंशनल में है तो सरफेस बोल देंगे उस चीज को। तो आपके पास इसका मतलब उन तमाम पॉइंट्स पे पोटेंशियल की मिकदार क्या होने वाली है, सेम। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इन तमाम डॉटेड लाइंस का सेंटर से डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब आपके पास इन तमाम जगहों पे पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो आपके पास इस तरह फैमिली बन जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाई जा रही हैं। आर चेंज करते जाओ, आर बढ़ाते जाओ तो इसका मतलब हर जगह एक नया पोटेंशियल मिलेगा जो हर तरफ अगर उसकी वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, तो वो पूरी एक सरफेस बनेगी। तो दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो टू डायमेंशनल केस जैसे आप ये वाला केस देख रहे हैं, आपको एक लाइन दिख रही है, बात समझ आ रही है। मगर अगर आप इसे थ्री डायमेंशन में देखेंगे तो आपको एक सरफेस समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो इस जैसे हमने पढ़ा था कि लाइंस ऑफ फोर्सेस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इसी तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्योंकि आर आर अगर क्रॉस करने का मतलब होगा कि आपके पास दो पोटेंशियल एक जैसे आगे मुख्तलिफ आर पे, तो ये तो मुमकिन नहीं होगा। आर आपके पास एक ही होगा, रेडियल डिस्टेंस एक ही होगा, तो पोटेंशियल भी एक ही होगा। तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो बात समझ आ रही है। तो ये चीज अब हमने पोटेंशियल के अंदर देख ली। हमें पता चला कि सेंटर से आपने देखना है पोटेंशियल की वैल्यू, तो जिस जिस मुकाम पे पोटेंशियल सेम आ रहा है आपने उसे ज्वाइन कर दिया, तो वो जगह वो जो ज्वाइन करके सरफेस बनेगी दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ आ गई। अब इसको लेके आगे चलते हैं। तो अब आपके पास हम फर्ज करते हैं एक मास m है, आप उसे एक पॉइंट से कहां लेके जाना चाहते हैं, दूसरे पॉइंट पे। जब आप उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाओगे, किसके ऊपर, इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर, तो बताएं जी क्या पोटेंशियल चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब वर्क भी नहीं होगा। कल के दिन की बात याद है, कल हमने यही पढ़ा था ना कि आप जब वर्क करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो पोटेंशियल चेंज होगा। अब हम तो एक ही पोटेंशियल के ऊपर रह रहे हैं, इसका मतलब वर्क डन नहीं होगा। अब इसको हम जरा मैथमेटिकली समझते हैं कि वर्क क्यों नहीं होता। अगर आपको वर्क का फार्मूला याद हो तो एफ डॉट डी आर आता था, डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट 90 पे, कॉस 90 पे जीरो होता है। तो अब आप जरा देखें इस फिग के अंदर, क्या आपको इस फिग के अंदर जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो आपको इक्विपोटेंशियल लाइन के साथ कितने का एंगल बनाते हुए दिखाई दे रही हैं, दे आर परपेंडिकुलर। तो अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका वर्क डन नहीं होगा। अगर आप उसको कहां पे लेके चलोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर लेके चलोगे, ये इक्विपोटेंशियल लाइन पे लेके चलोगे। तो आपने कल भी ये बात की थी कि भाई आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब आपको उसकी फिग से समझ आ रही होगी। तो आप कल हमने देखा G इज इक्वल है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि G का
कोई भी कंपोनेंट आपकी सरफेस के अलोंग नहीं है तो इक्विपोटेंशियल, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है तो इसका कोई भी कंपोनेंट सरफेस पे नहीं आएगा। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि जो हमने ये कल बात की थी कि आपके पास ये जीरो के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो आपके पास हर लाइन, एवरी लाइन ऑफ फोर्स वो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होने वाली है, नॉर्मल होने वाली है। नॉर्मल का मतलब क्या आएगा, परपेंडिकुलर होने वाली है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब आपके पास अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर घूमेंगे, चलेंगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को दो मैसेज की वजह से, इससे पहले तो एक मैच की वजह से देख रहे थे, तो अब आपने क्या करना है कि दोनों का, आपके पास पोटेंशियल का फार्मूला तो आपके पास है, तो आप उसे कैसे लिखोगे, माइनस जी m1 ओवर r1 प्लस m2 ओवर r2, क्योंकि दोनों का r इस पॉइंट से अलग अलग है। तो आप क्या करते हो, ये एक फार्मूला बन गया। तो इस पॉइंट पे इस मैच के लिए पोटेंशियल, इस मैच के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो आप यहां से अगर मैसेज सेम मैच के हैं तो आप उन्हें कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा ड्यू टू टू मैसेज, यानी m दोनों मैसेज से m1 कह लो m2 कह लो, इस p पॉइंट तक का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ठीक है, तो अब आप इस तरीके से दो मैसेज के लिए इक्विपोटेंशियल लाइंस या उसके देख सकते हैं। अब थ्री डायमेंशन का केस होता तो जाहिर सी बात है आपको इसे 3D के अंदर इमेजिन करना पड़ता है कि ये लाइंस आपके पास जो दो मैसेज के हैं ये उसके साथ 3D में रोटेट कर रही हैं। ठीक है जनाब, अब अगली बात देखते हैं जो हमने देखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम कैसे आपस में रिलेट करेंगे। कंसीडर करते हैं एक मैस है P, वो आपके पास डिस्प्लेस होता है ds, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब वो अगर मैस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगी, चेंज। इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है, वर्क। तो आपके पास उसकी एनर्जी जो चेंज हुई du, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एस। माइनस आपके पास क्यों आ गया भाई, क्योंकि आप अगेंस्ट द फील्ड एक तरह से जाओगे, तो अगेंस्ट द फील्ड जाओगे तो वर्क होगा ना आपके पास। तो आपके पास एफ एस फोर्स का कंपोनेंट आ गया, डी डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो आप लिखोगे एफ एस इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी एस के तौर पे आ जाएगा आपके पास। अब ये इक्वेशन जो स्टेट करती है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन एनी डायरेक्शन इक्वल होगा किस चीज के, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस। यानी क्या मतलब कि आपके पास जो एनर्जी का बदलाव डिस्टेंस के साथ आ रहा है उसका जो रेट है दैट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, साथ में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब भी समझते हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड है आपके पास ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। क्या मतलब, इसका बता रहा है कि आपके पास ds की वैल्यू, हमने जो चेंज देखना है वो आपके पास du ओवर ds आपकी फोर्स की वैल्यू देगा। अब du ओवर ds मैक्सिमम होगा कब, जब ds शॉर्ट होगा, यानी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एनर्जी की चेंज सबसे ज्यादा आएगी। तो आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको मिल गई जिसमें du ओवर ds क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, इन द लाइन ऑफ फोर्स। बात समझ आ रही है? तो आपके पास एफ एस यानी के जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी आ रही है वो आपके पास मैक्सिमम कब होगी, तो आपके पास वो मैक्सिमम होगी इन द लाइन ऑफ फोर्स। ये चीज आपने देखना है। और मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आपके पास उस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो जनाब अब आपने du ओवर dx की जो मैक्सिमम वैल्यू और इसकी डायरेक्शन को कैसे देखा, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आप ये फोर्स के साथ देख रहे हैं, ठीक हो गया। और इज इक्वल टू द फोर्स हमने से कहा कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्विवेलेंट है किसके, फोर्स के। आपने इसे लिखा F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट U। अब हम जानते हैं F इज इक्वल टू mg होता है आपके पास और U बराबर होता है mv के। दोनों वैल्यू प्लेस करोगे तो G बराबर आ जाएगा माइनस ग्रेडियंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब याद रखिएगा U क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, V क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दोनों में फर्क है आपके पास। बात समझ रहे हो, ये सिर्फ फोर्स है, ये आपके पास फोर्स पर यूनिट मास है जी, जिसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का नाम दिया हुआ है। तो अब यहां से जो चीज समझ आई वो क्या थी
कि आपके पास ये चार फैक्टर आगे, F इज इक्वल टू एम जी फोर्स है, U इज इक्वल टू एम वी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, G इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V, यानी कि आपके पास जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्रेडियंट है डेट इज इक्वल टू जी आ जाता है। इसी तरीके से ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वलेंट आ जाता है फोर्स के। ठीक हो गया बात। तो अब आप अगर जब किसी मैस को किसी बड़े मैस की फील्ड में रखोगे तो हम जो उसकी एनर्जी बताएंगे तो वो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी रिजाइड इन द फील्ड। वो उस मैस में अंदर नहीं होती एनर्जी, वो एनर्जी कहां होती है, उस फील्ड के अंदर होती है। ये चीज समझनी है कि जब हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो वो एनर्जी उस फील्ड के अंदर होती है, उस मैस के अंदर नहीं होती। ये चीज समझनी है आपने, ये बहुत की पॉइंट है इसका। तो अब आपके दिन के लिए आपने देखा कि भाई ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, हमने उनकी प्रॉपर्टीज देखी। फिर आज के दिन आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस देखी कि भाई आपके पास जो पोटेंशियल आपके सेम वैल्यू दे रहा होगा, वो जो तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ दोगे तो एक सरफेस या एक लाइन बनेगी। अगर लाइन बनेगी तो इक्विपोटेंशियल लाइन बोलेंगे, अगर सरफेस बनेगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। फिर हमने उसको दो मैसेज के फार्मूले की वजह से देखा, अगर पोटेंशियल किसी एक जगह पे कांस्टेंट आ रहा है दो मैसेज का, तो वो पॉइंट उन दोनों मैसेज के लिए क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सर्फ पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह के जितने पॉइंट्स आएंगे उन सबको मिला देंगे तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। टू मैसेज का उसका फार्मूला हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो बदलाव आता है वो एक फोर्स के इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है। फिर हमने देखा वो आपकी एनर्जी में मैक्सिमम चेंज आएगा अगर आप लाइन ऑफ फोर्सेस को फॉलो करेंगे। तो वो इक्विवेलेंट हमने पढ़ा कि भाई आपके पास आपको डायरेक्शन भी पता चल गई, तो आपके पास इसका मतलब होगा कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करेंगे टुवर्ड द अर्थ एनर्जी में चेंज मैक्सिमम आएगी, कम ही हो रही होगी, यानी माइनस आपकी डिक्रीज को शो करेगा यहाँ पे। तो आपके पास एनर्जी कम होगी जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जरिए अर्थ पे पहुंचेंगे। ठीक होगी बात। फिर हमें मैग्नीट्यूड का भी पता चला कि आपके पास फोर्स उतनी ज्यादा होगी जितना एस कम होगा, क्योंकि आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आपके पास डी ओवर डी एस मैक्सिमम आएगा, यानी फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपने इसी तरीके से एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू को समझा, जैसे हमने कल समझा था जी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी को। फिर हमने इससे ये पॉइंट्स निकाले, तो ये पॉइंट्स आगे हमारे पास न्यूमेरिकली इस्तेमाल होंगे। तो ये सारी चीज है। तो हमें पता चला कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो फील्ड में होती है, किसी ऑब्जेक्ट के पास नहीं होती। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।